अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जब हम स्पेशल टॉक में बात करते हैं तो ज़्यादातर हम फोकस करते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, और कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा गैर रवायती अंदाज में बात करें, बनज़र गैर जायज़ा लें हक़ाइक़ जो मामला चल रहे हैं उनके अंडर करंट्स क्या हैं, और उनका थोड़ा बहुत अगर पस मंज़र भी आपके गोशे गुजार कर दिया जाए तो एक आगाही की अच्छी सूरत हाल बन जाती है। तो मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं वो तो बेशुमार हैं, लेकिन मेरा भी बिलीफ है और हमारे बहुत से दोस्तों का, हमारे मौजूद मेहमानों का ये भी बिलीफ है कि मुल्क फिर भी आगे ही बढ़ रहा है और मुआशरे के अंदर तमाम तर खराबी के बावजूद एक ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री जो है वो हमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए हमें मायूस होने की बजाय हमें उम्मीद से यानी आगे बढ़ना है, हिम्मत करनी है, अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें ईमान के साथ, ईमान कामिल के साथ के आगे बढ़ना है, अपने आप पे, अपनी डेस्टिनी पे फेथ रखते हुए आगे बढ़ना है और एक कौम के तौर पे आगे बढ़ना है, जिसे आज के मेरे मौजूद मेहमान ने तो इब्तदा में मुझे यही कहा प्रोग्राम के आगाज़ से पहले कि हम पाकिस्तानियत पे बात करें। तो ज़ाहिर है फोकस हमारा हमेशा ही ये रहेगा कि पाकिस्तानियत, ये पाकिस्तानी कौम एक कौम बने जो बनी थी 1947 में मार्ज़ वजूद में जब आई, तो इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स थे एक वाइब्रेंट नेशन के। और फिर आगे जाके कुछ चीज़ें गलत भी हुई, कुछ आर्टिफिशियल कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन उसके बावजूद एक रेजिलियंस इसमें दिखाई दी, हम आगे ही बढ़े। तो हम इसमें कोशिश करेंगे सियासत भी थोड़ी बहुत बात हो जाए, मईशत के भी इशूज़ हैं, महंगाई का इशू, तलब और रसद का मामला, किसानों के इशूज़, गवर्नेंस के इशूज़ और प्लानिंग के इशूज़। तो आज हमारे साथ एक ऐसी मौजूद शख्सियत मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल नईम खान साहब, सीनियर तजियाकार, जिनकी बड़ी गहरी नज़र है तमाम मामला पर। जनाब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ और कि मैं तलाश करूँ वो मुस्बत अनासिर हमारी एग्जिस्टेंस के, हमारी पाकिस्तानी कौम के, कि जो हमें होप दें कि जी हम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे आज भी हम किसी एक महफिल में बैठे थे और कई और जगह भी बैठते हैं तो लोग कहते हैं जी आप माने कि हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं। वो गालिबन उसमें भी एक ही बात है कि कोई किसी का कोई महबूब लीडर है, अगर कोई लीडर किसी की ज़ात में या क्या आदमी है, भले वो अपनी किसी हरकत से हो, तो वो कहता मुल्क डूब गया। इस तरह अगर दूसरी डिवाइड के लोग देखें तो वो भी कहते हैं मुल्क मेरे दानिश में तो डूब नहीं रहा। और मुल्क से मुराद सिर्फ ये चंद एक पार्टी स्टालवर्ड्स तो नहीं होते, मुल्क में किसान भी होते हैं, मुल्क में मजदूर भी हैं, दहकान भी हैं, मुल्क में आजर भी हैं, अजीर भी हैं, सब कुछ है। तो आप इसको, चूंकि मैंने अक्सर देखा एक पॉजिटिव एंगल से भी चीज़ें देखते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमने कोई ऐसी फॉल्स सिचुएशन भी नहीं क्रिएट करनी कि हम खाम खई कह दें हाँ जी सब अच्छा है। तो यानी अगर सब अच्छा भी है तो हमने अपना स्ट्रगल जारी रखना है। जनाब जी बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपसे हमेशा गुफ्तगू बड़ी मुनासिब और बड़ी मेहरबानी। मैं तो हमेशा सीखता हूँ आपसे माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी। तो गुजारिश ये है, आपने बड़ी दुरुस्त अभी निशानदेही की इस बात की कि हमें पाकिस्तानियत की तरफ तवज्जो देनी। आपने अभी जिक्र किया कि जब पाकिस्तान बना जी तो उस वक्त हमारी क्या हालत थी। ठीक है, हम इससे पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि पाकिस्तान जब बना तो हमारे जो वसाइल थे वो किस कदर थे और आज किस कदर हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों का तकाबुल करें कि हम उस वक्त क्या थे और आज क्या है, तो शायद कोई एक भी ऐसी चीज जमीन आसमान का फर्क है। हम इस वक्त आसमान पे बैठे हैं, उसकी निस्बत। अच्छा, अब क्या हमें अपनी मंजिल हासिल हो गई है? जी हरगिज नहीं हुई। नहीं। क्या हमें वो जो हमने टारगेट्स बनाए थे वो अचीव हो गए? हरगिज नहीं हुए। उससे हम यकीनन पीछे हैं। क्या हम वो अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब कैसे करें? हमें देखना होगा जी इस वक्त हमारी कैफियत क्या है। ठीक है, मुल्क होता क्या है जी? मुल्क होता है एक जमीन का टुकड़ा जिस पर कुछ लोग रहते हों और वो लोग अपने लिए कवानीन का मजमुआ तख्लीक करते हैं जिसे हम आइन कहते हैं, जो दस्तूर भी दस्तूर कहते हैं। ठीक है, और उस दस्तूर के तहत वो अपने कवानीन बनाते हैं और उससे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब उसी दस्तूर के तहत वो कुछ इदारे तख्लीक करते हैं जिनमें अदलिया है, जिनमें इंतजामिया है, मुकन्नना है, कानून के निफाज के इदारे क्या है, ये सारे इदारे तख्लीक करते हैं और फिर सब इस बात का इकरार करते हैं कि हमने जो मिल के आइन बनाया उसको हम फॉलो उसमें कारबंद रहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा मुल्क भी ऐसा ही है। उसमें हमें जो वायलेशन होती है
वो हमारे आइन के ऊपर होती है। ठीक है। हम आइन को वायलेट करते हैं और बाज़ औक़ात तो हमारे इदारे वायलेट करते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ एक इदारा ही वायलेट करता है? हरगिज़ नहीं। क्या मुकन्नना करती है? हाँ जी, करती है। उसने बारहा ऐसा किया कि आइन तोड़ने वालों को भी क्लीन चिट दे दी। क्या सिर्फ अदलिया करती है? हाँ जी, बिल्कुल, अदलिया भी करती है, उसने भी ऐसे ही किया। क्या सरकारी इदारे उसका साथ देते हैं जो आइन तोड़ता है? हाँ जी, देते हैं। ये हमारी खामियां हैं, हमें इनसे यकीनन अपने आप को सीखना है, बचाना है और आगे बढ़ना है। अब सिचुएशन अगर देखें आज के अपने मुल्क की, तो इस वक्त जो बुरा इशारिया हमें नजर आ रहा है ना जी, सबसे बड़ा वो है हमारी पोलराइजेशन। हम इस कदर शिद्दत से नेगेटिव माशरे में जो नफरतें फैल गई हैं, जी एब्सोल्युटली, ऊंच नीच की जंग बन गई है, नेकी और बदी की, जी इन्वर्टेड कॉमर्स। जी, एक इसमें एक ग्रुप ऐसा भी है गालिब जो कहता है हम सब नेक हैं, बाकी हमारे मुखालिफ सब बद हैं। जी, ऐसा भी है। और अगर हम सियासी तौर पर लें इसको सिर्फ, तो सबसे बड़ा जो खतरा है हमें वो उस सियासी पोलराइजेशन से है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या एक शख्स को जो पॉपुलर है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि उसको हटा दिया गया तो अब मुल्क को तोड़ने पे हम आ जाएं? ठीक है। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। क्या हम कोशिश करें कि जो इंसाफ है वो मुयस्सर हो हर एक को? हाँ जी, बिल्कुल, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए, इंसाफ। लेकिन इसके बदले ये ना हो कि हम मुल्क के दरपे हो जाएं। ठीक है। इस वक्त जो हमारा करने का काम है ना जी, मेरे ख्याल में मियाँ साहब, वो ये है कि हम थोड़ा सा कूल डाउन हो। कोई क़यामत नहीं आ गई है। और फिर अभी जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत से इशारिये हमें ये पता देते हैं कि हम बेहतर समत में जाना शुरू हो गए हैं। अब अगर हम कंपेयर करें अब से 4-5 महीने पहले, न्यूली गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद कितनी चीजें ऐसी हैं जो मस्बत हो गई हैं। यानी कि अभी तो 3 माह ही हुए मेरा ख्याल। हाँ जी। आप ये देखिए कि फरवरी से अब तक अगर आप देखिए, फरवरी के मिड के बाद ये हुकूमत फॉर्म हुई थी, और फिर उसके बाद अब देखिए मार्च और अप्रैल का महीना गया है, तब से अब तक एक महंगाई को अगर हम सिर्फ लें, जो कि बहुत बड़ा हमारे इशू था उस वक्त, बहुत बड़ा, उसमें अंदर किस हद तक कमी आ गई है। और वो गालिबन 22-23% थी प्राइस। जी, बहुत ज्यादा। इस वक्त देखिए अब कितनी तेजी से कमी आ रही है। और आम जो हमारी कमोडिटीज की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें, जिनमें आटा सबसे बड़ी चीज थी, रोटी है और सब्जियां हैं, इसके अलावा फल हैं, या बाकी जो और चीजें हैं, बल्कि हम तो अभी सरप्राइजिंगली ये भी हुआ कि रेलवे ने अपने किराए में कमी कर दी। हाँ। खादों की कीमतें कम हो गई। तो बहुत सी ऐसे इशारे हमें मिल रहे हैं कि बहुत सी चीजों में गवर्नमेंट पॉजिटिव समत में जा रही है। ठीक है। और उसकी कोशिश भी है कि वो स्टेबल कर पाए। अब ये हमारा काम है। लेकिन एक ऐसा हमारा गिरोह भी है, बहुत बड़ा गिरोह है, सियासी गिरोह, तो जो ये समझता है वो कहते हैं कि अच्छा भी है अगर, तो फिर भी अच्छा नहीं है। उससे हासिल क्या हो रहा है? जी, उनसे गुजारिश ये देखिए, वो तो लोगों का एतमाद खत्म कर रहे हैं ना अपनी रियासत में। एब्सोल्युटली, उनसे गुजारिश ये है कि आपके दिल थोड़े से दुखी हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो नहीं हुआ जो वो चाह रहे थे। लेकिन ये बात ये मायूसी में न डालें अपने, क्या आप उसकी जो इस्लाह है उसकी कोशिश कीजिए। हाँ, इंसाफ के लिए कोशिश कीजिए, वो दुरुस्त। लेकिन ये ना हो कि आप सारा का सारा मलबा आप इस मुल्क के ऊपर ही गिरा दें। ठीक है। हमारा ये नुकसान उनका भी होगा, मुल्क का नुकसान होगा, तो वो भी उतने ही हिस्सेदार हैं इस मुल्क में जितना कोई और नहीं। वो चूंकि कुछ ऐसा गिरोह इक़्तिदार से बाहर है ना, वो कहते हैं मुल्क तो हमारा है ही नहीं, लिहाजा मुल्क मुल्क हमारा तब होगा जब हम इक़्तिदार में होंगे या हमारा लीडर इक़्तिदार में होगा। साहब देखिए, ये भी तो सोच है। ऑपोजिशन की डेफिनेशन जो हम करते हैं, गवर्नमेंट इन वेटिंग। गवर्नमेंट इन वेटिंग, ठीक है, वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो कहते हैं हम इतना वेट नहीं कर सकते। ये उनकी हेस्टीनेस है। ये मेरा ख्याल है, अगर बताया जाए ये है कि अब हमें गवर्नमेंट दे दी जाए। हाँ, फिलहाल जरा मुमकिन नजर नहीं आ रहा, तो उनसे गुजारिश ये की जा सकती है कि थोड़ा सा जरा इंतजार कर लें, आज नहीं तो कल उनकी बारी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे ये जो पोलराइजेशन है इसका अब आगे क्या? अब ये देखें, पोलराइजेशन के अलावा अदारा जाती भी एक इशू बन गया है कि लोग समझ रहे हैं कि जी इदारे भी आपस में क्लैश कर रहे हैं, कोई किसी की मोहब्बत में मुब्तला है, कोई किसी की नफरत में मुब्तला है, तो वहाँ फैसले भी इस तरह के जाती अपनी विंग्स के ऊपर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ भी एज ए नेशन हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम अपने जज्बात को, अपने रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करके एक अच्छी कौम के फर्द होने के नाते कुछ फैसले करें, रिएक्शंस दें। बिल्कुल आपने सही कहा जी, मैच्योरिटी तो बुनियाद है जी। और ये न सिर्फ फ़र्द की बल्कि कौम की भी।
और कौमें मुसीबत के वक्त ही पहचानी जाती हैं कि वो किस कदर मैच्योर हैं। मेरे ऊपर हम देख लें, हमारी जल्जला आया, उससे माजी में चले 1965 की जंग देख लें, कितना इत्तेहाद और यगानगत थी, या और कैसे जितने भी। जी हाँ, देखिए ना, यगानगत के लिए जरूरी नहीं कि जल्जला आए या जंग, ये जरूरी तो हमें अपने ये कोशिश करना है कि एक आम हालात में भी, अमन के मौके पे भी हम जरा अपनी यगानगत का मुजाहरा करें। और इस वक्त भी मेरी गुजारिश ये होगी तमाम अपने साथियों से कि आप अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप माजी को कुरेदते रहेंगे। शख्सियत परस्ती की जो नफ़ी की गई है बहुत से मामलात में, उसकी एक बुनियादी वजह यही है, हम जब शख्सियत परस्ती करते हैं तो इत्तेदाल का तामन छोड़ देते हैं, अंधे बहरे हो जाते हैं। तवाज़ुन से जब भी आप हटेंगे तो उसके नताइज मुनासिब नहीं होंगे। तो मेरी गुजारिश उनसे भी यही होगी कि जरा थोड़ा सा तवाज़ुन। और अच्छा, ये जब हम बात करें एक इकोनॉमी की, तो इसमें चूंकि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी बहुत मैटर करती है। अब ये कहा जा रहा है कि अब लोग ये भी एतराज कर रहे हैं कि जी रोटी तो सस्ती हो गई, आटा भी सस्ता हो गया, लेकिन किसान सफर कर रहा है जो पैदा करने वाला है। तो ये तफावत जो है ये कैसे दूर अब किया जाए? कौन सफर कर रहा है, कितना कर रहा है, इसमें क्या इश्यूज हैं? जी, इसमें जो बुनियादी बात हुई है ना जी, वो ये हुई कि गवर्नमेंट की जानिब से कुछ अर्से पहले किसी ने गंदम के रेट अनाउंस कर दिया है कि जी 3900 इसका रेट होगा। अब क्या गलत फैसला, आज तो ये नजर आ रहा है कोई गलत फैसला था, या तो आप अनाउंस ना करते, और अगर किए थे तो फिर उसके ऊपर कायम रहते। अब आपने जब अपने आप को हटा दिया कि जी हम ये गंदम हमारे पास इस कदर आ चुकी है कि हमें लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्यों ली गई इतनी कि हम अपने किसान से ना ले सकें? इंपोर्ट की क्या जरूरत थी? उस पर आपने नोट किया होगा कि वजीर आजम ने इस पे कमेटी बनाई है जो रिसेंटली मेरा ख्याल है वो अपनी सिफारिशात कुछ पेश करेगी। कुछ हेड्स भी रोल हुए हैं, कुछ जी लोगों को निकाला भी गया। जी हाँ, तो अब ये दुरुस्त है कि इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। किसान भी हमारा उतना ही मोहतरम है जितना एक शख्स जो शहरी है और वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है जो किसान पैदा कर रहा है, और गंदम उसकी बुनियाद है। अच्छा, अब ये लेकिन नहीं हुआ कि जैसे वो सारी की सारी गंदम ज़ाय हो गई है, ऐसा नहीं है। जो ये इस तरह भी बनाई जा रही है, अफसाने इस तरह भी चल रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई है कि उसे अब 1-2 महीने के बाद रेट बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आ गई है, इस वजह से ऐसा हुआ। उस वक्त जैसे तेल में रसद वाली बात होगी, अब किसान कैसे रसद ज्यादा हो गई तो कीमत नीचे आ गई। बिल्कुल, अब किसान कैसे 2 महीने इंतजार करे या 1.5 महीने इंतजार करे, जबकि उसने इसको बेच के अपनी फसल लगानी थी। हाँ, ये तो दैट इज एक्चुअली द रीजन। लेकिन उसके लिए लोग कहते हैं कि वो कोऑपरेटिव फार्मिंग का, जैसे इंडिया में या चाइना में एक सिस्टम है कि किसान का एक कोऑपरेटिव सेटअप हो अपने गांव में या अपने गांव के करीब, तो वहीं पे वो जाके अपनी चीज रख रहे सेल के लिए। तो फॉरवर्ड बाइंग सेलिंग भी जिस तरह होती है, तो वहां से उसको बीज दे दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट्स इनपुट्स दे दिए जाए एग्रीकल्चर के, वो अपनी अगली फसल लगा दे, उतनी वेटिंग के अंदर अंदर उसकी अगली फसल में चोर होकर आ जाएगी। तब तक कुछ इस तरह का भी शायद मनसूबाबंदी अगर की जाए तो। इसमें अगर आप नोट करें तो एक लफ्ज है कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव के लिए जरूरी है कोऑपरेशन। हाँ, हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करते। हम तो करते नहीं है। तो अगर हम कोऑपरेट कर लें और कोऑपरेटिव सिस्टम बना लें, फिर तो हमारे बहुत से मसाइल हो जाएं। हाँ, आप ये देखिए ना कि हमारे पास इस वक्त जो एक गांव है, अगर हम सिर्फ उसको ले लें, किसी गांव को भी ले लीजिए, सिवाय चंद एक के जो इस मुल्क में होंगे, आप देखिए गंदगी के ढेर होते हैं उसके अंदर। हम अपनी कोऑपरेशन से उस गंदगी के ढेर को साफ नहीं करते। हम अपना, जिसे पंजाबी में कहते हैं, वेड़ा भी साफ कर लें। अगर हम अपना ही सेन साफ कर लें या अपना फ्रंट साफ कर ले, तो दूसरा अपना कर ले, तो पूरी गली साफ हो जाए। एब्सोल्युटली। हम कहते हैं मेरा कूड़ा वो साफ करे। हम अपने घर से बाहर के एरिया को अपना समझते ही नहीं। तो दैट इज द रीजन। अगर हम कोऑपरेटिव सिस्टम शुरू कर दें, इससे बढ़ के और क्या होगा। हाँ, मैं चूंकि प्रैक्टिकल किसान रहा हूँ बहुत अरसा, तो मेरे पास अक्सर बहुत से मामला आते थे, डिस्प्यूट जो होते थे। तो मेरे पास एक दफ़ा गांव का एक ग्रुप आया और दूसरे भी आ गए। उन्होंने कहा जी कि हम आपकी ज़मीन के आगे से खाला निकालने पानी का। मैं कहा निकाल लो। तो मैं कहा इशू क्या यार, आप तो कब से ये जिम्मेदारा कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम तो कई सालों से। मैं तो कहाँ से पानी लाते हैं? कहते हैं वो ऊपर से घेर के लाते हैं, पानी थोड़ा रह जाता है। तो मैं कहा यार आप पहले बताते तो आपके वो जो, उन्होंने कहा जी वो हमारे हैं तो अजीज साथ वाले, लेकिन वो हमारा पानी गुजर ही नहीं देते। तो ये एक स्पिरिट नहीं थी अंदर उनके, ये मैंने देखा। दूसरा नईम साहब, मैंने देखा कि हमारे किसान जो हैं वो जो दुनिया में अब प्रैक्टिसेस जदीद हो गई हैं उनसे थोड़े नाबल्द हैं। यानी दुनिया में किसान फार्मिंग का सिस्टम ही तब्दील हो गया है, पानी का ज़िया जो है वो रोक दिया गया है।
तो पहले किसान कहता था जी ये किला पूरा पींचना चाहिए, पींचना वो कहते हैं लफ्ज अपनी जुबान में, जी, बिल्कुल। कि किला पूरा भर जाए, 2-2 फुट इतना पानी हो जाए, ये पानी का मुकम्मल ज़िया है। इस तरह खाद के बारे में भी किसानों के अंदर एक ख्वाब सा है, जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई पोइट ऑफ द हिस्ट्री उन्हें कह दिया है कि आपने डीएपी जरूर डालनी है। हालांकि मैंने एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स को बुला के पूछा, उन्होंने कहा जी हर सॉइल डीएपी नहीं मांगता, बिल्कुल। और कई ऐसी खादें हैं जिनकी कॉम्बिनेशन सस्ती है डीएपी से, और अगर उसमें डीएपी पे बर्डन कम हो जाएगा तलब और रसद वाला मसले से, तो वो उसकी कीमत वैसी, मैंने सुना खाद भी नीचे आई है डीएपी। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली तो मेरा ख्याल है इन प्रैक्टिसेस को भी मेरा ख्याल हुकूमत को कोई लोगों को स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, और बड़ा सिंपल काम है जी, definitely। गवर्नमेंट के जो एक्सटेंशन का महकमा है एग्रीकल्चर में, वो ये कर सकता है आपने अभी खाद का जिक्र किया और किसान के प्रिमिटिव अंदाज का यकीन मानिए कि जो अब से गालिबन कोई 4-5 हज़ार साल पहले इस खित्ते में जिस तरह की प्रैक्टिस हो रही जी, थी, आज भी इसमें हमारे यहाँ वही चल प्रैक्टिस रही। पाई जा रही हैं, हाँ। अगरचे के सारी नहीं। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने यकीनन नई चीज़ें अडॉप्ट हाँ, की हैं, जदीद। लेकिन एक बहुत बड़ी जो हमारी किसानों की तादाद है वो नई चीज़ें वो अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। खुसूसन मियाँ साहब जो ग्लोबल वार्मिंग के अब आ रहे हैं हाँ जी। नतायज, अब मौसम की शिफ्टिंग हो रही है, इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ Weather। वेदर शिफ्ट कर रहा है। हम आज तक उसी पे अड़े हुए हैं कि हमने फला तारीख को अपनी फसल लगानी है, जबकि वेदर शिफ्ट हो गया है। हाँ, और तो उसमें हमें आप उसके आगे हिसाब पीछे कर से- सकते हैं जी फसल। बिल्कुल। अब हमें चाहिए कि हम एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं उनसे मशवरा करें और उस हिसाब से अपने फसलों को काश्त करना शुरू करें, यकीनन इसमें बेहतरी आएगी। दूसरा जो चीज़ है ना जी, वो हम अपनी पर एकड़ जो पैदावार Yield है है। उसको हमें यील्ड को बढ़ाना होगा। हर सूरत में अभी तक हम 20-25 हाँ, वो भी एवरेज यही है गुजारा हमारी। नहीं कर सकते हम। सही बात है। अच्छा ये बताएं कि ओवरऑल इकोनॉमिक हमारी जो कंडीशन है उस पर तो हम मोहताज हो गए हैं आईएमएफ की। अच्छा आईएमएफ कितना बड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया में तो बड़े बड़े ममालिक, इजिप्ट है, अर्जेंटीना है, बड़े वो दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ आईएमएफ पैकेज। तो आईएमएफ के पीछे पॉलिटिकल डिजाइन तो होते होंगे कोई डेफिनेट, तो अब अभी हम एकदम तो नहीं निकल सकते इसके चुंगल से। जी डेफिनेटली। आईएमएफ है क्या जी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाँ, इसमें लोगों ने कहा कि आईएमएफ ने तो बस हमारा उसके बेड़ा गर्क चुंगल कर में दिया। आप फंस गए। अच्छा, आईएमएफ ने आपको नहीं कहा था कि आप उसके चुंगल में फंसे, हम खुद गए उसके पास क्योंकि हमें पैसे चाहिए थे अपने ये पहले तो हमारे पीटीआई वाले भी गए थे। जी बिल्कुल, वो भी गए। उससे पहले ये गालिबन जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब थी, शायद 2016 या 16 की बात होगी शायद, मैं अंदाज़ा नहीं मुझे एग्जैक्ट कब, तब हमने लास्ट पेमेंट की थी आईएमएफ को और हमारा मामला इनके साथ तकरीबन सेटल हो गया। जी सेटल हो गया था। उसके बाद 2-1 साल या 3 साल का गैप आया और फिर दोबारा हम उनसे कर्ज लेने में मजबूर हुए। अच्छा, आईएमएफ बिल्कुल उस साहूकार की तरह है जो पैसे देता है और उसकी वापसी के लिए श्योरिटी मांगता है। हाँ, वो ये भी कहता है कि आप कैसे देंगे। एब्सोल्युटली, वो मांगता है कि जी आप श्योरिटी दें हमें, कि कैसे देंगे। फिर हम जब उसे बताते हैं वो कहते हैं नहीं, इस तरह आप नहीं दे पाएंगे, ये तरीके हैं, आप ये काम कर लें, इससे जहाँ से टैक्स ले लें, यहाँ से ये कर लें। एब्सोल्युटली। तो आपको जब वो टैक्स का बताता है तो फिर आपके पास 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं। इनकम टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी बढ़ा दो, बिजली के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल के ऊपर लीवी कर दो। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, वही 5, 7, 8, 10 चीज़ें, तो फिर आपके टैक्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस तबके पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। मियाँ साहब, बदकिस्मती ये है हमारी कि हम अपना जो टैक्स का हॉरिजॉन्टल नेटवर्क है वो नहीं बढ़ा पाए, हम वर्टिकल जा रहे हैं। अगर पहले 16% था, 16.5 कर दो, 16.5 था तो 17 कर दो, हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। हमें अपने टैक्स के नेटवर्क को बढ़ाना होगा। अभी कुछ अर्से पहले एक तजवीज़ दी गई कि पाकिस्तान के तमाम दुकानदार रिटेलर 4,000 या 6,000 रुपए सालाना दे दें, तो पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट। हमें करना होगा। ये तो शब्बर जैदी साहब ने आगे कहा भी था, जो चेयरमैन एफबीआर रहे थे, कि ये इतना नामुमकिन हो जाएगा, राइट्स हो जाएंगे। बल्कि देखिए, ये मुल्क बचाना है अगर आपको, तो आपको ये कायल करना होगा लोगों को कि ये हमारी सर्वाइवल इसके अलावा मुमकिन नहीं है। आप हमेशा, मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल काम हमारे लोगों को कायल करना है, खास तौर पे जो टैक्स ना अदा करने वाले हैं, जो ड्यूटीज नहीं देते। मुझे कल एक बाकायदा एक मैसेज आया कि जी आपको नॉन कस्टम पेड आइटम चाहिए तो हमसे रब्ता करें। अंदाजा करें वैसे तो, यानी कि नॉन कस्टम पेड भी एक कल्चर है कि जी मेरे पास नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, मेरे पास नॉन कस्टम पेड को घड़ी है, या जो भी चीज़ें कह लें, आई डोंट नो वो कौन सी चीज़ें हैं, मे भी कोई एसी वेसी हो इस तरह के, तो उनके चूंकि उनके ऊपर कस्टम नहीं होता तो वो सस्ती होंगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये हमारे यहाँ एक कल्चर है कि बेईमानी का या टैक्स एवेजन का, और लोग कहते हैं, लोग फिर उसका भी एक जवाब ढूंढ लेते हैं कि जी हुकूमत हमारे लिए करती क्या है।
तो हम क्यों टैक्स दें? बड़े अजीबोगरीब किस्म के जवाब हैं हमारे। एक ये जो आपने कहा हुकूमत चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जी, दोबारा यहीं से जी ब्रेक पर हम जा रहे हैं जी, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। जब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल नईम खान, सीनियर तज्जियाकार, और हम बात कर रहे हैं मुल्क के अंदर ये जो हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड ओवरऑल इकोनॉमी और पोलराइजेशन और इस तरह के दीगर मामला जो आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो इसमें नईम साहब एकदम इकोनॉमी की बात कर रहे थे। एक अभी हाल ही में किर्गिस्तान का जो इशू है, एक उसमें जो एक मनफी बात सामने आई है वो ये है कि कुछ लोगों ने या कुछ पार्टीज़ के फॉलोअर्स ने वो उसको एक ऐसा गलत रंग देने की कोशिश की कि जैसे ये कोई हमारी हुकूमत की नाकामी है, और जैसे बहुत बड़ा फिर ये है कि ऐसे लगता था जैसे कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि कुछ अमवात हो जाएं, हलाकतें, तो हम उसको हाईलाइट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हलाकत भी नहीं हुई, शायद एक आध बच्चा को हमारा ज़ख्मी हुआ है, और हुकूमत ने तो बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लेके हमारे वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ गए और उन लोगों के लिए जहाज़ भी भेजा गया। तो इस पर आप का क्या व्यूज़ हैं? जी, आपने ये बड़ा सही बताया, और ख़ास तौर पे इस गैर जिम्मेदारी का जिस तरीके से एक जाली मैसेज बनाकर, जिसमें जिक्र था कि जनाब इतने लोग ज़ख्मी हो गए हैं, इतने मारे गए हैं, हाँ। और इतनी ज़्यादतियाँ हो गई हैं और वगैरह वगैरह, मुकम्मल झूठ था और उसको बहुत बुरी तरीके से फैलाया गया। इसका गैर जिम्मेदारी उन लोगों उसको उनको कोई फ़ायदा नहीं है इसका, सिवाय इसके डिसरेस्ट पैदा करना। अब ये कौन लोग थे, ये किसने तख्लीक किया, वी डू नॉट नो, लेकिन जिसने भी उसको पढ़ा, उसको फैलाया और लोगों ने उस पर यकीन किया, आप यकीन मानिए इतना दुख हुआ, पहले दिन पढ़ के बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे हो रहा है। हालांकि वो वाक़या ऐसा बिल्कुल नहीं था। किर्गिज़स्तान में गालिबन बिश्केक में वो ये झगड़ा हुआ कुछ लोगों का, और उनकी आपस में लड़ाई हुई, और वहाँ के मकामी लोग, जैसे हमारे यहाँ भी होता है कभी कभी, तो वो लोग यूनिवर्सिटी गैर मुल्की लोगों के खिलाफ वो इकट्ठे हुए और उनकी पिटाई उठाई की। जो हलाकत हुई या एक आध जो हलाकत हुई वो हमारी पाकिस्तान के नहीं थी। फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एक्शन भी लिया। अच्छा, इसके दो तीन पहलू में बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊं। कुछ तलबा ऐसे हैं जो मुतालबा फरमा रहे हैं कि जनाब हमारा अगला इम्तिहान यहाँ पे लिया जाए। अच्छा, सो नॉनसेंस। यानी इसका मतलब अच्छा, बिल्कुल इस मामले में गवर्नमेंट को ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जी। और वो एक जगह एडमिट हुए हैं, जाएं वहां से अपनी डिग्रियां कंप्लीट करें, ये कोई बात नहीं है। और वहां पे हालात ठीक हो गए हैं। एक दिन का वो टोटल वाकया था, दूसरे या तीसरे दिन मुकम्मल तौर पे ठीक, और वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिए। वो एक वाकया था जो हो जाते हैं कहीं भी। तो ये ब्लैकमेलिंग जो है गवर्नमेंट को कि जनाब अब यहाँ पे लाके और अब हमारी डिग्रियां कंप्लीट करते जाए, इसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये गवर्नमेंट को कम से कम बिल्कुल इसमें ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। वो जाएं, बड़ा इज्जत के साथ वहाँ जाएं, पढ़ें और अपनी डिग्रियां कंप्लीट करके आएँ। ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि जी यहाँ पे अब उनको वो किया जाए, एडजस्ट किया जाए। बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है जी कि गवर्नमेंट का रवैया इस मामले में बड़ा प्रॉम्प्ट था, एक्शन उन्होंने लिया, और इतना ज़्यादा लिया कि बाकी गवर्नमेंट्स का भी इतना नहीं था। आप अगर इनको देखें, जैसे मिस्र के बच्चे भी थे वहाँ, जी, इंडिया बांग्लादेश के भी थे, इंडिया ने सिर्फ ये ट्वीट किया कि जनाब हम उसका गहरी नज़र से जायजा ले रहे हैं, हम यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गए और जहाज भेज रहे हैं। तो कोई ऐसे वाकयात नहीं थे। हालांकि वहाँ पे पाकिस्तानी सफीर का बयान आया और वो मुतहर्रिक थे, वो उन्होंने बिल्कुल मुतहर्रिक थे, जाके मिले लोगों से। तो ये जो हमारे यहाँ एक कल्चर है ना जी, डिसरेस्ट पैदा करने का, आप अपने मुल्क के खिलाफ इस तरह की सिचुएशन कर रहे हैं, अपने मुल्क की जड़ें काट रहे हैं। हमें ऐसे मौक़ों पे इकट्ठा होना चाहिए और मुनासिब रवैये के साथ एक दूसरे को समझिए कि दिलासा और हमदर्दी करनी चाहिए। अच्छा, ये सारी ये जो हमारे यहाँ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है सोशल मीडिया की शक्ल में, झूठ अफसानों की शक्ल में, ये कोई हमारा एक पॉपुलर ट्रेंड नहीं बन गया, एक फैशन सा बन गया कि लोग, मेरा ख्याल है, खाना बाद में खाते हैं, पहले सुबह उठ के वो लगाते हैं कि जी आज कहाँ से कौन गप लगा रहा है, क्या कह रहा है, अफसाने हैं। मसलन मुझे एक साहब कहने लगे, बुजुर्ग आदमी है, वो एक सर्विसमैन है, सूबेदार मेजर रहे हैं, तो कहेंगे साहब साहब वो मैंने ये सुना है, ये हुआ। मैंने कहा कहाँ से सुना? उन्होंने कहा जी एक बहुत बड़े एंकर का नाम लिया कि जी वो कहते हैं। मैं कहा जी इसके जवाब में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आज से कोई 50-100 साल बाद आप चले जाएं आपने चश्मे तसव्वुर में, तो उनका बहुत बड़ा मज़ार होगा, वहाँ लोग फूल चढ़ा रहे होंगे कि जी बड़ा बड़ा बुजुर्ग सी बढ़िया ये प्रोफेसीज करता था और वो कामयाब थी। ज़ाहिर है वो 10 खबरें उसमें सही होंगी, 10 गलत बिट जाएंगी।
तो वो जो 10 सही होंगी उस पर उसका मज़ार बन जाएगा, तो हंसने लग पड़े। तो कुछ हमारे यहाँ ये, मेरा दुनिया में भी सोशल मीडिया है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक बड़ा फेवरेट पैस टाइम बन गया है। एब्सोल्युटली ऐसे ही है, बिल्कुल आपने बड़ा दुरुस्त कहा पेनफुल है, मैं समझता हूँ। जी। मैं इसका इजहार ना जी कई दफ़ा कर चुका, और नौजवानों के साथ जब मेरी वो होती है गुफ्तगू, तो उनको मैं ख़ास तौर पे बताता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि ये आपको मुफ्त में मिल रहा है। हाँ, ये मुफ्त नहीं है, ये आपका वक्त ले रहा है, हाँ, और उस वक्त की कॉस्ट पे आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपके पीस ऑफ माइंड भी ले रहा है, पीस ऑफ माइंड भी आपका हो रहा है, और आप जो चीज़ें दूसरों को आपके भेज लिए रहे हैं। हिजान पैदा कर रहा है। देखिए, एक नबी पाक की हदीस है कि झूठे के लिए इतना काफ़ी है हाँ। कि वो सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। पहुंचा दे। आप ये सोचें कि जो हम सोशल मीडिया पे आई हुई हर चीज़ दूसरे को भेज रहे हैं, वो कोई तहकीक के बगैर है, किसी तहकीक के बगैर है, और सुनी सुनाई बात को हम आगे भेज रहे हैं, तो हम झूठे हैं, इसका मतलब है। आप देखें कि सोशल मीडिया पे है क्या, एब्सोल्यूट फेक, हाँ, झूठ, ये half truth। एब्सोल्युटली नोट से तो नहीं निकला। वो भी फेक ही थी बात। जी, हाँ, वो आप सही कह रहे हैं। चलिए इस पे फिर कभी बात शायद करेंगे। उसी का बाई प्रोडक्ट लग रहा है। तो एक तो फेक होती है, ठीक एक हाफ ट्रूथ होता है, हाफ And half truth is no truth। यस, ठीक फिर है। एग्जेजरेशन होती है, Exaggeration। एक्सप्लॉयटेशन होती है। फिर एक और चीज साहब जो सबसे बड़ी है वो ये है कि उसमें जो आपके पास व्हाट्सएप, इंटरनेट या दूसरे जराए से जो चीजें आ रही हैं, उसमें कोई शख्स जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई खबर आती है ना किसी चैनल के ऊपर, उस चैनल की जिम्मेदारी है उसकी सेहत की, ठीक है। यहाँ पे नहीं है। आप कोई इसका जिम्मेदार नहीं कि खबर किसने बनाई। ये तो बताएंगे, एक सी शऊर शख्स है, उसको कोई बात बताई जाती है, सेंसेशनल भी हो, उसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है नेचुरल चीज को डाउट करने का। तो डाउट करेंगे तो आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे फैक्ट्स। लेकिन यहाँ तो ऐसे लगता है कि जैसे हम पहले एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, या कोई झूठी खबर आए मज़ेदार किस्म की, इतने बंदे मारे गए, इतने बंदे रिजाइन कर गए, इतने बंदे भाग गए, मुल्क डूब गया, मर गया, ये चीज़ें कोई पता नहीं, इसमें कोई प्लेजर, ये जैसे मैसोकिस्टिक प्लेजर कहते हैं, ये मसाकियत पसंदी लगती जी है। जी, ये सबसे अजियत खतरनाक पसंदी जैसे। जी, जो सबसे खतरनाक ट्रेंड है ना जी, वो यही है। ठीक है। यानी आप अपने मुल्क के खिलाफ लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मेरा मुल्क नहीं डूब रहा, तो मैं कोई बुराई करूंगा? मैं तो बल्कि अच्छाई करूंगा कि मैं तो फेथ रख रहा हूं अपने मुल्क में, और मुझे भी हौसला मिलेगा काम करने का। और अगर मेरा कोई साथी मेरी बात सुनेगा तो उसमें भी हौसला आएगा, यार मुल्क नहीं डूब रहा, अपने काम करो अपने अपने, और तरक्की की तरफ गामजन रहो। साहब बदकिस्मती की बात यह है कि सूरत हाल यहाँ तक खतरनाक हो चुकी है कि लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ, और ख़ास तौर पे अपने हमसायों से कंपेयर करके उन खबरों को भेज रहे होते हैं जो फेक होती हैं। जी जी, देखिए, हमें इस वक्त चाहिए है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमने जाली खबरें नहीं भेजनी, ठीक है। लेकिन कम से कम हकायक तो देख लें, उसको परख तो लें, ठीक किसी है। भी खबर को परख लें, उसके बाद भेज दें किसी को। हाँ। लेकिन उसमें खुशी महसूस ना करें। जो आपने अजियत पसंदी का जिक्र किया ना, हमें उससे निकलना है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ठीक देखिए, है, हमें अपनी शौरी तौर पर ऐसा करना होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास इकोनॉमिक टर्न अराउंड के क्या प्लान्स हैं? आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हम डिपेंड कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, इसके लिए बड़ी भागदौड़ की जा रही है, बाहर के ममालिक के साथ राब्ते हो रहे हैं, चाइना के साथ भी। सी पैक के बारे में तो अक्सर हमारे यहाँ एक बहस की जाती है कि जी वो एक गेम चेंजर तो था, लेकिन वो एक दौर ऐसा भी आया पॉलिटिकल हमारा 3-3.5 साल कि जिसने उसको बहुत ज़्यादा बैक बर्नर पे रख दिया। तो अब वो कहते हैं कि चाइना उतना इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पास कोई है ऐसी खबर के अब क्या पोजीशन है उसमें? दो चीज़ें जी, एक तो आपने फरमाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, सैफ साहब, हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? हमारे पास ऑप्शंस थोड़े हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं वो तो हम ले सकते हैं कि जी हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम फला करें, ठीक हम है, मेहनत ज़राअत करें, को आगे तरक्की बढ़ें। दें, हाँ जी, ये सारी चीज़ें, बट इट टेक्स टाइम। हमारे हमें पास साथ जो शॉर्ट टर्म चाहिए वो तो ये कि हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, फौरी आ जाए। फौरी आ जाए। अच्छा, आप दो हमारे फॉरेन पास यूज कर रहे हैं, एक- उर्दू का फॉरेन भी हाँ जी, और अंग्रेजी का भी। बिल्कुल। अब फॉरेन उसमें- फॉरेन जी, फौरन आ जाए। तो अच्छा। अब उसमें ये है सैफ साहब कि हमारे पास अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, हम ये वो नहीं ले रहे एड, ठीक ये है। एड नहीं है, हम कह रहे हैं जी आप इन्वेस्ट हाँ, अब हुकूमत कह रही है कि हमारा फोकस ट्रेड पे है, ट्रेड पे, ट्रेड नॉट एड। और ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिससे हमारा ट्रेड बेहतर हो।
अच्छा, ट्रेड बेहतर होगा तो आपका ट्रेड डेफिसिट बेहतर होगा। हमारी इस वक्त प्रॉब्लम ही ट्रेड डेफिसिट की है। अगर हम अपने हम कहीं से मंगवा 30 अरब कर रहे हैं, बेच 10 अरब रहे हैं, यस 20 अरब का डेफिसिट। प्रॉब्लम सारा यही है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, वो हमारी तरफ डाउन है, हमें उसको पॉजिटिव में लाना है। देखिए, आप अगर हम सिर्फ एक चीज़ को ले लें, अपने तवानाई के ज़राए को ले लें, जैसे पेट्रोल है, यानी ऑयल की सारी अक़साम, मैंने सुना 27-28 अरब डॉलर है सालाना इसका टोटल एक्सपेंस। हाँ नहीं, इसका ऑयल का इंपोर्ट बिल है जी, इतना बड़ा बिल जो है वो आप कैसे कवर करेंगे? इससे ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट होगी तो कवर होगा ना जी। होगा। अब आप यूरोप से अगर हम कंपेयर करें, मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ले दे के एक जर्मनी है जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में है। बाकी सब के साथ जो बड़े मुल्क हैं उनके हमारा साथ डेफिसिट में जा रहा है। जी हाँ, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन हमें इस वक्त अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको यही ख्याल करना होगा कि हमें इमदाद की बजाय हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि कारोबारी हमारे पास एक्टिविटीज़ बेहतर हो सकें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी तो इकोनॉमी बेहतर होगी। अच्छा, लेकिन जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल रैंगलिंग है वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगी तो मेरा ख्याल, चूंकि एक आम जो सिटीजन है वो तो अपने पॉलिटिकल लीडर को फॉलो करता है, ब्लाइंडली फॉलो करता है, बिल्कुल अंधी तकलीद करता है, तो उसको जिस तरह के कहीं से इशारे मिलते हैं वो उसी तरफ चल पड़ता है। तो इसमें हमें किन लोगों को काम करना है? मीडिया को करना है, स्कॉलर्स हुए आप जैसे, उनको आना है मैदान में, और क्योंकि ये मेरा ख्याल एक गदर की सी सूरत हाल है, इससे डील करना एक अच्छा खासा चैलेंज बन गया। मियाँ साहब, इस वक्त शायद सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है, जिसे आप पोलराइजेशन, जिसका मैंने अर्ज किया कि इस पोलराइजेशन को हमें समझिए कूल डाउन करना होगा। हम सब हम सब मीडिया भी शामिल है, हम सब हैं जी, और वालिदैन भी शामिल है, असातिज़ा भी शामिल हैं, एब्सोल्युटली लीडर्स भी शामिल हैं। अब यहाँ पे मैं एब्सोल्युटली यस कहूँगा। हाँ, इसमें आप कहेंगे। अच्छा, ये बताएंगे एजुकेशन में आपने इतना अरसा गुजारा, एजुकेशन में हमारे ग्रास रूट्स पे या क्या हुकूमत के पास क्या प्लान्स हैं, या क्या किया जाए, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जाए? क्योंकि आप फिर हायर एजुकेशन में जब आ जाते हैं आप, तो वो तो इतनी महंगी है कि वो तो अफोर्डेबल ही नहीं है बच्चों के लिए। अब कौन से इनिशिएटिव लिए जाएं इसमें, किस तरह, हाउ टू गो अबाउट इट? फिर आबादी भी इतनी बड़ी है। अब आपने फिर आबादी का जिक्र किया है। हाँ। आबादी का आलम यह है मियाँ साहब कि हम जब तख्लीक हुए थे 76 साल पहले, तो हम 3.5 करोड़ के करीब थे। जी जी, और वो भी दो बड़े सूबे मिला के, नहीं सिर्फ इसी में। अच्छा, मगरबी पाकिस्तान। हाँ जी, मगरबी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और आज हम 25 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। हाँ, तो एक तो आप जिम्मेदारी का ये ज़रा मुजाहरा देख लें कि हमने किया क्या है। ये हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। हमें आबादी को कंट्रोल करना है। ऐसे नजरियाती लोग भी मिलते हैं जो थोड़ा सा दीन के साथ इसको फिट कर देते हैं कि आबादी जितनी बढ़ेगी उतने उनके रिज़्क का इंतज़ाम हो जाएगा। ये इतना बिल्कुल, देखें, ये वो प्रोवर्ब था एक चाइनीज़, जिसका उर्दू में मफहूम ये था कि कमाने वाले 2 हाथ, खाने वाले एक मुंह से बेहतर होते हैं। तो उन्होंने इस पे साल एक्सपेरिमेंट किया, और जब वो इतने ज़्यादा तसल्ली हो गई उनको कि उनके फाके की नौबत आ गई, तो देन डिसाइडेड कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, वी शुड गो बैक। फिर उन्होंने नारा लगाया, जो हम 2 हमारे 2 थे, हाँ। उन्होंने कहा हम 2 हमारा एक, और हाँ, उन्होंने वन चाइल्ड अब शायद तो अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया। हमें कंट्रोल करना होगा, हर सूरत में करना होगा। आपकी कोई पॉलिसी यानी कामयाब नहीं रहेगी, आपकी जो फ्यूचर पॉलिसीज हैं वो नाकाम हो जाएंगी। हर जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। हाँ। आपके पास जो एरिया है ना जी एग्रीकल्चर के काबिल, वो कितना है आपका? देखिए कि वो अगर आबादी 30-40 करोड़ हो जाती है, आप कहाँ से खाएंगे? तो कहाँ से वो खाएंगे? जी हाँ, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी कि अल्लाह तो उनको भी, कीड़े मकोड़ों को भी इमदाद दे देता है, पत्थर में से भी, हाँ जी, बेशक दे देता है। आपकी हैसियत फिर कीड़े मकोड़ों जैसी होगी, और दुनिया आपको यही समझती है। तो हमें इससे निकलना है। हमें ये एहसास करना है कि अल्लाह पाक ने अगर हमें तख्लीक किया है तो हम ऐसा तकवीम की तरह ज़िंदा रहें, कीड़े मकोड़ों की मिसालें अपने लिए ना लें। हमें एक इंसान की तरह जिंदा रहना है, और इस तरह जैसे दुनिया में और बाकी कौमें रह रही हैं। तो हमें इसको दुरुस्त करना है। अब आ जाते हैं एजुकेशन की। हाँ, एजुकेशन। अब आप एजुकेशन को देखिए कि जब पाकिस्तान कायम हुआ था, इंटरेस्टिंगली आपको पता है पाकिस्तान जब कायम हुआ तो टोटल 77,000 स्टूडेंट्स थे उस दिन। टोटल ये इसी खित्ते में? जी, इस खित्ते में 77,000
टोटल 73,000 77 और आज पता है कितने, आज 5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। ओहो, कैन यू इमेजिन 5 करोड़ इसका मतलब वो जो पॉपुलेशन वाली थ्योरी है वो गलत नहीं है फिर वो जो कहते हैं जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी आबादी पढ़ लिख जाएगी। नहीं, इसके अलावा हम ये भी तो कहते हैं ना जी कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। हाँ, ये भी है। तो एक वो भी एक कॉन्सेप्ट है कि उनको हम स्कूल कैसे लेके आए। अब वो जो ये सोचिए कि जो 5 करोड़ लोग हैं वो किसी बिल्डिंग में बैठ रहे हैं, उनको हाँ, कोई टीचर भी मिले हैं, कोई जगह उनके ऊपर भी- कोई पंखे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मतलब मुल्क ने इतने वसाइल ये सारी यकजा किए हैं। एब्सोल्युटली, ये आपने तख्लीक की है सारी चीजें। अब मुल्क में जो इस वक्त हालत है ना जी, लाखों की तादाद में टीचर्स हैं, ठीक है, करोड़ों की तादाद में आपके स्टूडेंट्स हैं और लाखों आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, 3 लाख के करीब इंस्टीट्यूशंस हैं। अब वहाँ पे भी हमारी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम 2 चीज़ें नहीं कर पा रहे। एक, सबको दाखिला नहीं दे पा रहे, और जिनको दाखिला दे रहे हैं उनको हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। क्वालिटी एजुकेशन। तो अब हमें 2 महाजों पे लड़ना है इस वक्त। ठीक अब है, आप देखिए, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने अभी इशू किए हैं कि स्कूल्स हमसे ले लें आप। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट भी यही कर रही है, पंजाब भी ऐसा कर रहा है, कई सालों से हो रहा है एक तरह आउटसोर्स कर ये। देंगे। जी, आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, आउटसोर्स लेकिन करके उसमें कोई वो स्टैंडर्ड भी तो सेट करेंगे ना कि आपने इस तरह की पढ़ाई देनी है, क्यूरिकुलम ये होगा, ये भी साथ। जी, मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो रिसेंट पंजाब की पॉलिसी है ना, 3 तरह के ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, ठीक है, जिसमें वो कर रहे हैं, पब्लिक को प्राइवेट कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अच्छा, कैसे कर रहे हैं जी? ऐसे कर रहे हैं कि जी वो गवर्नमेंट के PEF का भी मंसूबा जी था मैं अर्ज पहले। करता हूँ, 3 है जी। एक है पेफ, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। दूसरा है पीमा, पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, ठीक है, अब तीसरा पीफ। अब ये क्या कर रहे हैं जी, एक फॉर एग्जांपल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने आपको ऑफर की कि जी वो इदारे जो प्राइवेट हैं वो अगर नहीं चल पा रहे लोगों से, या चला रहे हैं लेकिन उनको तो हमसे support नहीं फिर वो मिल रही, funding ले लें। हमसे फंडिंग ले लें। ठीक है, एक पॉलिसी ये है, दिस वेरी गुड कि आप वो कुछ चले भी हैं कामयाबी जी से। बिल्कुल। दूसरी है कि जी जो पब्लिक इदारे हैं जो गवर्नमेंट से नहीं चल पा रहे, गवर्नमेंट ने ऑफर की कि जी ये आप चला लें, हमसे पैसे ले लें। अच्छा, एक तो मैं इन द लाइटर सेंस ये आपसे कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी नाअहली नामाकूली तस्लीम कर ली अच्छा, कि जी हमसे नहीं चल रहे। ठीक है, ये नाअहली है ना जी, नामाकूली को तस्लीम करना भी बड़ी बड़ी बात है जी। तो अच्छा, अपनी इस नाअहली को तस्लीम कर लिया और लोगों को ऑफर की कि जी ये हमसे ले लें आप और आप चला लें। अब जो असल काम है ना जी वो ये कि क्या वो लोग जो ये ले रहे हैं क्या स्पिरिट के साथ चला पाएंगे। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये हम लेके चलाएंगे और कमाएंगे। अच्छा, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ज्यादा। नॉट एट ऑल प्रॉफिट मेकिंग। मुझे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जो एमडी हैं उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, मैंने उनसे तफसीलन पूछा इन बातों। उन्होंने कहा जी इससे हमसे कोई कमा नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी, और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का भी ऐसे ही है, वो जितना पैसे दे रहे हैं ना वो एक्चुअली है स्कूल असिस्टेंस, ऑपरेशनलाइज करने के लिए, ऑपरेशनल रहे वो जी सिस्टम। स्कूल की असिस्टेंस है कि आप पहले खर्च कर रहे हैं, आपसे पूरा खर्च नहीं हो रहा, कुछ हम भी आपको देते हैं, वो इस तरह से है। अब ये दोनों स्कीमों में, पीमा की भी और पैफ की, दोनों स्कीमों में आपने स्टूडेंट से फीस नहीं लेनी। अच्छा, ये फिर इदारा जो लेगा, कंडीशन है। जी ये कंडीशन है। और एक सेक्शन में क्लास में आपने 30 बच्चे रखने हैं और टीचर भी अपॉइंट करना है। ठीक है, अब ये वो कर सकता है मियाँ साहब जिसके अंदर स्पिरिट हो, वो जो मार्केट में फिरने वाले स्पिरिट तो ऑलवेज लैकिंग इन आवर कंट्री। स्पिरिट और साथ में पैसा भी, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा, उससे कमा नहीं सकता कोई। तो अगर ये 2 चीज़ें हो जाएं ज़रूर लीजिए। आपको शौक है आप ले लें, अगर मुझे शौक है मैं ले लूँ। और फिर स्पिरिट के साथ एक स्कूल भी अगर हम ले लें ना जी, इलाके के अंदर, अपने इलाके में, अपने करीब तरीन जगह पे एक स्कूल भी ले लें, क्योंकि इसकी बड़ी सादा शर्त है कि जी आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको शौक होना चाहिए इस चीज़ का। जैसे यानी आप खानदान हो, यानी जी हाँ, खानगी जो है ग्रेजुएशन की इस कदर खानद का होना चाहिए। लेकिन ये स्पिरिट की आप जो बात करें, स्पिरिट हमारे यहाँ ज्यादा है, स्पिरिट कम है। नहीं, हमें हमारे तो पॉलिटिशियन के पास भी कुछ स्पिरिट्स है ना जी, लेकिन जो हमें उनको यहाँ कहीं से तो कहीं ले जाती जी है। हमें तो रियल स्पिरिट चाहिए, उन लोगों की जिनमें एजुकेशन में कुछ करने की लगन है। एक स्कूल अपने इलाके में संभाल लें, एक स्कूल ले लें और उसको बेहतर बना लें, प्राइमरी स्कूल जहाँ पे 100-150 बच्चा पढ़ता हो। चलें जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत कमिंग। शुक्रिया आपका। तो जनाब आपने माशाल्लाह सारी ये गुफ्तगू सुनी, सम अप की, इसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर और उसमें बहुत से हमारे यहाँ जो एक इश्यूज़ रहे हमने डिस्कस किए।
लेकिन एक उसमें होप का पहलू भी है कि डिस्पाइट ऑल द पिटफॉल्स जो भी हमने फेस की एज ए नेशन, इस नेशन की जो अपनी रेजिलियंस, अपने अंदर एक कुव्वत है आगे बढ़ने की सलाहियत, वो बदस्तूर बरकरार है। और उसी होप के साथ और उम्मीद के साथ हमने यगानगत के साथ आगे बढ़ना है ताकि हम इस कौम को पाकिस्तानियत की तरफ ले जाएं और फिर एक जिंदा दिल कौम बन के एक कामयाब वाइब्रेंट नेशन बने। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।